हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन के इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई बहन का जो ये एक बंधन होता है, एक रिश्ता होता है, एक पर्व होता है, उसमें जो प्यार है, जो एक साथ है, एक सहयोग है, वो बना रहे। और इसी के साथ आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम तो चाहते हैं कि रक्षा के बंधन के साथ साथ शिक्षा का जो बंधन है वो भी बना रहे और पढ़ाई वगैरह आप लोग ज़रूर करते रहें। और इसी के लिए हम आपको हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सभी पर 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, रक्षाबंधन की आप इसको सेल मान लीजिए, 40% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। हमारे जितने भी कोर्सेज़, ऑल कोर्सेज़ एंड पीडीएफ नोट्स, ठीक है, सभी कोर्सेज़ और पीडीएफ नोट्स के ऊपर 40% का आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो रक्षाबंधन की ये सेल है और इसको आप कैसे अवेल करेंगे, आप हमारी वेबसाइट या ऐप पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाके आप किसी भी नोट्स या कोर्स जिसको आप परचेज़ करना चाहते हैं उसको आप कार्ट में ऐड करें और एक कोड का यूज़ कर लीजिएगा, दैट इज़ RAKHI। ठीक है, राखी, ये कोड आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। इस कोड का यूज़ करते ही आप लोगों को 40% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो रक्षाबंधन की ये सेल है और आज 19 तारीख है, तो 19 से 21 के बीच में ये सेल जो है वो चलेगी। ठीक है, 19th टू 21 ऑफ अगस्त, 19 तारीख से 21 तारीख के बीच में ये सेल चलेगी। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, 40% ऑफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा सभी कोर्सेज़ और पीडीएफ नोट्स के ऊपर। और राखी कोड का आप लोग जो है वो इस्तेमाल कर लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज की अपनी कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले 19 अगस्त 2024 इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार बहुत बहुत गुजारिश या रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जितना भी जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और जिनको भी हेल्प मिल रही है, तो वो प्लीज़ इन सेशंस को ध्यान में रख के, और ये सेशंस लंबे तभी चल पाएंगे, मैंने आपको बताया कि जब आप हमारा साथ देंगे थ्रू दिस कंट्रीब्यूशंस। तो जितना भी आप लोगों से हो सकता है प्लीज़ अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूर दें। इस QR कोड और UPI ID का इस्तेमाल करें। और सभी लोग, मैं तो चाहता हूँ जितने भी लोग YouTube पर सेशंस देख रहे हैं वो सभी इसका यूज़ करें, और तभी ये सेशंस जो हैं वो लंबे YouTube पर चल पाएंगे। अगर आप लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा तो ये सेशंस YouTube पर फिर बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ इस बात को आप लोग सिंसियरली लें और थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। चलिए आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं। और बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स तो हालांकि नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्रंट पेज की, तो फ्रंट पेज पर जो यहाँ पर ये कोलकाता का डॉक्टर के रेप और मर्डर का जो मामला है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो, ठीक है, सो मोटो यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया है। और कल इस मामले की सुनवाई, यानी कि 20 अगस्त के दिन इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच, विच विल बी हेडेड बाय CJI, है ना, DY चंद्रचूड़ उस बेंच को हेड करेंगे। और बाकी 2 जजेस उसमें रहेंगे, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। इन 3 जजों की बेंच जो है वो इस मामले की सुनवाई कल से करनी शुरू करेगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक इस पर बेसिकली कुछ खास हुआ नहीं। पहले वहाँ की जो स्टेट पुलिस थी वो कुछ इसमें कर नहीं पाई खास। उसके बाद वहाँ की जो हाई कोर्ट था उसने ये जांच CBI को सौंपी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया है। सो मोटो का मतलब ये होता है कि किसी ने कोई PIL वगैरह या कोई केस फाइल नहीं किया, बट सो मोटो का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए इस मामले में इंटरफेयर किया है, या इस मामले को डील करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों से यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ
जैसे आपने कुछ टर्म्स सुने होंगे, है ना, लाइक आपने एक टर्म सुना होगा जुडिशियल एक्टिविज़म, आपने एक टर्म सुना होगा जुडिशियल ओवर रीच, है ना, आपने एक टर्म सुना होगा जुडिशियल रिस्ट्रेंट। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस की बात हो रही है, तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस किस कैटेगरी में आएगा? क्या ये जुडिशियल ओवर रीच है, क्या ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट है, क्या ये जुडिशियल एक्टिविज़म है, ये क्या कहलाएगा? ठीक है, ये आप मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इट्स अ बेसिक, ये पॉलिटी का कंसेप्ट है, इसको आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीच के पेजेस में कोई खास न्यूज़ नहीं है, मैं आपको आइडियाज़ पेज का एक आर्टिकल जो है वो शेयर करूँगा पढ़ने के लिए, है ना। इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर को लेकर थोड़ा सा बात की गई है कि हम अपने एग्रीकल्चर को किस तरीके से इम्प्रूव करें, और चाइना ने जो अपना मतलब मॉडल यूज़ किया है उसका भी थोड़ा सा जिक्र किया गया है, और उसके साथ ये कहा गया है कि हमें भी इस तरीके की चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। तो ये आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इसको एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इट विल बी अ सेल्फ रीड आर्टिकल। और बाकी एक्सप्लेन पेज पर अगर हम लोग बात करें तो एक्सप्लेन पेज पर भी हमें वैसे एक ही आर्टिकल कवर करना है, एक आर्टिकल इसके आगे जो इकोनॉमी वाला पेज होता है वहाँ पर देखेंगे, है ना। अभी अच्छा, यहाँ पर अभी हमने कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, एक जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, ठीक है, मतलब जो भारतीय अमेरिका में बसे हुए हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, उसका हमने जिक्र किया था। तो उसी को लेकर यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, एक बार इन नंबर्स के ऊपर भी नज़र डाल लेंगे, हालांकि कुछ दिनों पहले भी हमने ये देखा था। और यहाँ पर लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी, ये एक मामला है, इसकी बात करेंगे। और एक आर्टिकल बेसिकली इकोनॉमी वाले पेज पर है कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 88% के पार ये पहुँच चुकी है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को हम लोग देखना अगर शुरू करें, तो सबसे पहले हम लोग ये लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी वाला आर्टिकल देखते हैं। देखो, इस आर्टिकल में क्या लिखा है, ये आई होप आपको इतने में दिख रहा है ना। देखो, यूपीएससी ने शनिवार के दिन, यानी कि यूपीएससी ने परसों के दिन एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है। उस एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा है कि एप्लीकेशंस मांगे जा रहे हैं फॉर टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स फॉर लेटरल रिक्रूटमेंट। ठीक है, टैलेंटेड और मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स जो हैं उनका लेटरल रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशंस मांगे जा रहे हैं। किन किन पदों के लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड डिप्यूटी सेक्रेटरी इन 24 मिनिस्ट्रीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यानी कि केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों के लिए ये 3 पद, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्यूटी सेक्रेटरी, इन तीनों के लिए यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशंस मांगे गए हैं यूपीएससी की तरफ से। और इन 24 मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से जो रिक्रूटमेंट्स निकाले गए हैं उसमें टोटल 45 पोस्ट जो हैं वो एडवर्टाइज़ की गई हैं, with individuals having appropriate qualifications and experience from state or UT governments, PSUs यानी कि public sector undertakings, statutory organization, research institutes and universities, and even the private sector eligible to apply। यानी कि जो भी लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके पास इस तरीके की मतलब उसमें क्वालिफिकेशंस दी गई हैं कि इतना इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना अनुभव होना चाहिए, वो दिया गया है। जो भी लोग इन चीज़ों से बिलोंग करते हैं, मतलब स्टेट या यूटी गवर्नमेंट्स में है, पब्लिक सेक्टर में है ना, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस में है, या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ में है, और प्राइवेट सेक्टर में भी है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। द एडवर्टाइजमेंट मेंशंस दैट ऑल पोस्ट आर सूटेबल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। और ये भी कहा गया है कि सारे के सारे पद जो हैं, ऑल 45 पोस्ट आर सूटेबल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ PWBD, यानी कि जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए भी ये सारे के सारे पद जो हैं वो क्या हैं, सूटेबल हैं, ऐसा भी बताया गया है। मतलब अगर कोई पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, अगर वो बाकी कंडीशंस जो हैं, जो बाकी एलिजिबिलिटी है या जो बाकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब देखो ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री क्या होती है, इसकी अगर हम बात करें तो 2017 में
नीति आयोग ने अपने 3 साल का जो एक्शन एजेंडा था और जो सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज दैट इज SGOS ऑन गवर्नेंस, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी फरवरी के महीने में। इन्होंने ये रिकमेंड किया था दैट इज इंडक्शन ऑफ पर्सनल एट मिडिल एंड सीनियर मैनेजमेंट लेवल्स इन द सीनियर गवर्नमेंट, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने इसी चीज़ को रिकमेंड किया था कि केंद्र सरकार के जो सीनियर और मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट है वहाँ पर लोगों को रिक्रूट किया जाए, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट्स या जो आप कहिए कि एग्ज़ाम्स के थ्रू जो एंट्रीज ली जाती हैं, है ना, जैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है या और भी इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके थ्रू जो एंट्री होती है वो लोअर लेवल पर होती है, वो मिडिल और सीनियर लेवल पर नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने इस रिकमेंडेशंस के थ्रू, मतलब ये जो नीति आयोग का 3 साल का एक्शन एजेंडा था और सेक्रेटरीज का जो सेक्टोरल ग्रुप ऑन गवर्नेंस था, उसके रिकमेंडेशंस के आधार पर ये लेटरल एंट्री लागू की गई है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। एंड दीज लेटरल एंट्रेंट्स, एंट्रेंट्स का मतलब है जो लेटरल एंट्री के थ्रू आएंगे, दीज लेटरल एंट्रेंट्स वुड बी पार्ट ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट विच टिल देन हैड ओनली कैरियर ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज। और ये भी कहा गया कि ये जो लेटरल एंट्रेंट है ये केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तो सचिवालय में ही बैठेंगे, तो केंद्रीय सचिवालय या जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है ये उसका हिस्सा बन जाएंगे। और तब तक, मतलब जब तक ये रिकमेंडेशंस नहीं आई थी, तब तक ये था कि सिर्फ जो ऑल इंडिया सर्विसेज या सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो पोजीशंस होती हैं जिसका UPSC सिविल सर्विसेज के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, तब तक वहाँ पर सिर्फ वही ब्यूरोक्रेट्स रहते थे। ठीक है, एंड दे वुड बी गिवन 3 ईयर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सटेंडेबल अप टू 5 ईयर्स, और इनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और 5 साल तक के लिए उसको बढ़ाया भी जा सकता है लेटरल एंट्री के लिए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी पोजीशंस ओपन हैं लेटरल एंट्री के लिए, अगर उसकी मैं बात करूं तो इस रिकमेंडेशन के आधार पर जो लेटरल एंट्रेंट्स की पहली वैकेंसी निकाली गई वो निकाली गई 2018 में। ठीक है, लेकिन उस समय सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पोजीशंस के लिए निकाली गई थी। बाद में इसमें डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो भी ओपन कर दी गई। मतलब पहले सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर लेटरल एंट्री होती थी, लेकिन उसके बाद फिर डायरेक्टर और डिप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर भी होने लगी। अब जो ये जॉइंट सेक्रेटरी का जो पद है, जो पोस्ट है, इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ये 3rd हाईएस्ट रैंक है। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में 3री सबसे बड़ी रैंक है। सबसे बड़ा रैंक होता है सेक्रेटरी का, 2nd नंबर पर आता है एडिशनल सेक्रेटरी और 3rd नंबर पर आता है जॉइंट सेक्रेटरी। एंड फंक्शंस एट द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ विंग इन द डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर ये एक तरीके से किसी भी विंग का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। डायरेक्टर की जो रैंक है वो जॉइंट सेक्रेटरी से एक पोजीशन नीचे है, और डिप्यूटी सेक्रेटरी जो है वो एक रैंक नीचे है डायरेक्टर से। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर से अगर मैं बात करूं तो यू हैव सेक्रेटरी, देन एडिशनल सेक्रेटरी, देन जॉइंट सेक्रेटरी, देन डायरेक्टर, देन डिप्यूटी सेक्रेटरी। ठीक, ऑल्दो दे परफॉर्म द सेम जॉब इन मोस्ट मिनिस्ट्रीज, हालांकि ज़्यादातर मंत्रालयों में ये एक तरीके का ही काम करते हैं। Whilst director or deputy secretaries are considered middle level officials in a department, the joint secretary level is where the decision making starts. ठीक है, डायरेक्टर और डिप्यूटी सेक्रेटरीज को जो है वो मिडिल लेवल माना जाता है, और सीनियर लेवल फिर ये सेक्रेटरी लेवल, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से सीनियर लेवल शुरू हो जाता है। ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग बेसिकली जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर को ही स्टार्ट होती है। अब व्हाट वाज द यूनियन गवर्नमेंट्स लॉजिक बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द लेटरल एंट्रीज। अब जब ये लेटरल एंट्रीज शुरू की गई तो इसके पीछे केंद्रीय सरकार का क्या लॉजिक था। तो 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग दैट इज जितेंद्र सिंह, इन्होंने राज्यसभा में ये बताया कि लेटरल एंट्री इज एम्ड एट अचीविंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग इन फ्रेश टैलेंट एज वेल एज ऑगमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर। इन्होंने बताया कि लेटरल एंट्री लागू करने के पीछे सरकार की 2 मंशाएं हैं। पहली तो ये, मतलब 2 उद्देश्यों को ये पूरा करेगा अगर लेटरल एंट्री की जाती है तो। पहला तो ये कि इससे फ्रेश टैलेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी में शामिल होगा। ठीक, और दूसरा ये कि जो मैन पावर की अवेलेबिलिटी है उसको ऑगमेंट या उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा, उसको और ज़्यादा
बढ़ाया जाएगा। तो ये दो इससे ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला। अब बेसिकली द आइडिया बिहाइंड लेटरल रिक्रूटमेंट इज फॉर द गवर्नमेंट टू टैप इनटू इंडिविजुअल्स डोमेन एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइज्ड नो हाउ रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर कैरियर ब्यूरोक्रेट्स और नॉट। ठीक है, बेसिकली जो आइडिया था लेटरल रिक्रूटमेंट के पीछे वो ये था कि सरकार जो है वो किसी भी डोमेन के एक्सपर्ट को, ठीक है, किसी भी डोमेन के जो एक्सपर्ट व्यक्ति हैं उनको शामिल करना चाहती थी ब्यूरोक्रेसी में। हालांकि वो पहले से ब्यूरोक्रेट है या नहीं है, क्योंकि कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी अगर है तो वो ब्यूरोक्रेट तो नहीं है, ठीक है ना, वो ब्यूरोक्रेट तो नहीं है, बट उसको अगर किसी डोमेन की नॉलेज है, जैसे चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इससे आप ये चीज़ थोड़ा सा ना बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। देखो ये वाला एडवर्टाइजमेंट है जो यूपीएससी ने निकाला है ना, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एक पद दिख रहा है, पोजीशन दिख रही है जॉइंट सेक्रेटरी, इसमें क्या लिखा है, वन पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। अब जॉइंट सेक्रेटरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए इनको जॉइंट सेक्रेटरी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, ये जो माइटी मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर के लिए इनको एक जॉइंट सेक्रेटरी चाहिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। अब इसमें बेसिकली क्या लिखा है देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी और इन सब में। अब इसमें एक्सपीरियंस लिखा है, देखो एक्सपीरियंस क्या लिखा है, 15 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी विद द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्कड इन द फील्ड ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कि उन्होंने नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में काम किया होना चाहिए, है ना, एंड पब्लिक पॉलिसी विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑन अ लीडरशिप रोल। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये सारी चीज़ें एक तरीके से क्या हो गई कि ये किसी डोमेन के एक्सपर्ट, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में काम करने का 15 साल का, तो इसका मतलब वो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति भी हो सकता है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में इतने लंबे समय से काम कर रहा हो, ठीक है, उसको इतना अनुभव या इतना एक्सपीरियंस हो, तो वो व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना, वो पर्सन भी तो अप्लाई कर सकता है। तो वो कोई ब्यूरोक्रेट पहले से नहीं है, बट वो डोमेन का एक्सपर्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर सरकार की मंशा जो है वो इसमें, ये जो पूरा का पूरा आइडिया है वो ये है, समझ गए बात आप इस बात को, है ना। तो इन लाइन विद दिस आइडिया officials of various central services have been given opportunities to serve in the central secretariat in the last decade, though it was always considered IAS dominated। और इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए, इसी आइडिया के इन लाइन चलते हुए, जो कई सारी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल्स हैं उनको ये मौका या ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो केंद्रीय सचिवालय में काम कर पाएँ, काम कर सके। पिछले एक दशक में ऐसा हुआ है, हालांकि पहले से ऐसा ये है कि जो केंद्रीय सचिवालय होता था वहाँ पर सिर्फ आईएएस ही रहते थे, बट थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी कि जो ग्रुप बी की सर्विसेज होती हैं उनको भी इसमें, मतलब उसके लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, बाकी जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज होती हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। अच्छा, मैं ये अगर आपको ये भी दिखाऊं, चलो ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सेंट्रल, ठीक है, देखो इस तरीके की जो सर्विसेज हैं, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, ठीक है, इसमें ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों ही आ जाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, ठीक है, इस तरीके की जो सेंट्रल सिविल अकाउंट सर्विसेज, ये सारी की सारी क्या है, दीज आर सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ठीक है ना। ये बेसिकली आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज से अलग है ना। यहाँ पर भी शायद दी हो अलग से लिस्ट इसकी, चलो छोड़ो, ये समझ गए ना बात आप, ठीक है।
अब देखो इसके बाद अगला सवाल ये है कि हाउ मेनी पीपल हैव बीन अपॉइंटेड बाय लेटरल एंट्री सो फार। अभी तक कितने लोगों की का रिक्रूटमेंट लेटरल एंट्री के थ्रू हो चुका है। अभी जब पहला राउंड शुरू हुआ था लेटरल एंट्री का 2018 में, तो उस समय लगभग जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए 6077 एप्लीकेशंस आई थी। और यूपीएससी के द्वारा जो सिलेक्शन प्रोसेस किया गया, 9 इंडिविजुअल्स को रिकमेंड किया गया टू 9 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इन 2019। इसके बाद फिर अदर राउंड्स भी और हुए 2021 में भी, 2023 में भी। और कुल मिला के जो मिनिस्ट्री, ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह डीओपीटी के, इन्होंने अपर हाउस या राज्यसभा में 9 अगस्त के दिन ये बताया कि अभी तक 63 अपॉइंटमेंट्स जो हैं, टोटल 63 अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो लेटरल एंट्री के थ्रू हुई हैं पिछले 5 सालों में। और प्रेजेंटली 57 जो ऑफिसर्स हैं लेटरल एंट्रेंट्स, वो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में ऑक्यूपाई पोजीशन किए हुए, मतलब अभी वो काम वहाँ पर कर रहे हैं। अब ये लेटरल एंट्री के सिस्टम को लेकर जो है वो क्रिटिसिज्म क्यों किया जा रहा है इसका, कि लेटरल एंट्री जो है वो ठीक नहीं है। और ख़ासकर जो विपक्ष है, ठीक है, जो अपोजिशन है, वो इसके ऊपर सवाल उठा रहा है। तो लेटरल एंट्रीज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट देयर आर नो कोटाज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स इन सच रिक्रूटमेंट। तो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म का इशू है या क्रिटिसिज्म का जो आधार है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि इस तरीके के रिक्रूटमेंट्स में SC ST और OBC के लिए कोई रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं होता। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट आया जो मैंने आपको दिखाया भी, उसको लेकर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं दैट इज़ मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक्स में या ट्विटर में ये पोस्ट किया है कि द बीजेपी इज़ डेलिबरेटली मेकिंग सच रिक्रूटमेंट्स इन जॉब्स सो दैट SC ST एंड OBC कैटेगरीज कैन बी केप्ट अवे फ्रॉम रिजर्वेशन। कि बीजेपी की जो सरकार है वो जानबूझ के इस तरीके के रिक्रूटमेंट्स कर रही है ताकि SC ST और OBC के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन से, उनको आरक्षण से दूर रखा जा सके। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव, इनका ये कहना है, इन्होंने भी इस मूव को कंडेम करते हुए कहा है कि एक डिस्गस्टिंग जोक है। और इनका ये कहना है कि ये जो 45 पद हैं जो भरने की बात यहाँ पर की गई है, अगर इनके रिक्रूटमेंट जो है वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू होते तो नियरली हाफ ऑफ दी ओपनिंग्स, मतलब आधे के आसपास जो सीटें हैं वो SC ST और OBC के लिए रिजर्व होती। बट लेटरल एंट्री के थ्रू हो रहा है तो रिजर्वेशन नहीं है। अब वाई इज़ देयर नो कोटाज इन रिक्रूटमेंट। अब अगला सवाल यह आता है कि रिक्रूटमेंट्स में कोटा क्यों नहीं होता। तो 15 मई 2018 का एक सर्कुलर है, उसमें DOPT ने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट और सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स के लिए जो टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट्स है 45 दिन से ज़्यादा का, उसमें क्या होगा, उसमें कोटा होगा। ठीक है, देयर शेल बी अ रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC। अब ये बेसिकली 1968 में 24 सितंबर 1968 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी इस तरीके का एक सर्कुलर जारी किया था। ये सर्कुलर उसी तरीके का था, बस इसमें OBCs ऐड कर दिए गए। ठीक है, जो ये अभी नया यहाँ पर 18 का सर्कुलर आया था उसमें इन इफेक्ट रिजर्वेशंस हैव टू बी ऑफर्ड फॉर एनी अपॉइंटमेंट इनटू द ब्यूरोक्रेसी। और इसीलिए यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर ब्यूरोक्रेसी में कोई भी अपॉइंटमेंट होता है तो उसके लिए रिजर्वेशंस जो है वो होने चाहिए। ठीक है, आरक्षण जो है वो होना चाहिए। अब इसको लेकर आगे क्या लिखा गया है देखो, कि 2018 के ही 29 नवंबर के दिन जब पहला राउंड ऑफ लेटरल रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, उस समय DOPT के एडिशनल सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी ने UPSC के सेक्रेटरी राकेश गुप्ता को एक पत्र लिखा और उसमें यह कहा कि द कैंडिडेट्स टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर ऑटोनॉमस बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, यूनिवर्सिटीज वुड बी टेकन ऑन डेप्यूटेशन with lien in the parent department and there are no instructions stipulating mandatory reservation for appointments on deputation। तो उन्होंने ये कहा कि इन लोगों को जो लिया जा रहा है वो एक तरीके से डेप्यूटेशन माना जाएगा और डेप्यूटेशन माने जाने की वजह से डेप्यूटेशन में कोई मैंडेटरी रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं होता, कि कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि डेप्यूटेशन में मैंडेटरी रिजर्वेशन हो, तो इसलिए यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होगा। इस लेटर में ये भी कहा गया कि द प्रेजेंट अरेंजमेंट ऑफ फिलिंग अप दिस पोस्ट मे बी डीम्ड एज अ क्लोज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डेप्यूटेशन
where mandatory reservation for SC, ST and OBC is not necessary. However, if duly eligible SC, ST and OBC candidates are eligible, they should be considered and priority may be given to such candidates in similarly situated cases for ensuring the holistic representation. तो इसमें ये कहा गया कि डेप्यूटेशन में नहीं होता, और ये जो हम लोग करेंट लेटरल एंट्री कर रहे हैं 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, जब फर्स्ट राउंड हो रहा था उस समय, तो उन्होंने कहा कि ये भी एक तरीके से डेप्यूटेशन ही माना जाए, है ना, क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेप्यूटेशन इसको माना जाए। और डेप्यूटेशन में मैंडेटरी रिजर्वेशन होता नहीं है वो SC, ST, OBC के लिए, तो यहाँ पर भी मैंडेटरी रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई SC, ST या OBC का कैंडिडेट है जो बाकी कंडीशंस के हिसाब से एलिजिबल है, ठीक है, जो बाकी कंडीशंस के हिसाब से अगर एलिजिबल है, तो उसको कंसिडर किया जाए और उसको प्रायोरिटी दी जाए, है ना। अगर बाकी कैंडिडेट्स कोई जनरल का है और वो सिमिलर सिचुएटेड अगर उसकी स्थिति है, मतलब उसकी जो आपके ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या जो एक्सपीरियंस है अगर वो सेम है, तो उसमें फिर SC, ST, OBC के कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए ताकि होलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन हो सके, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा। अब हाउ हैव लेटरल एंट्रीज बीन केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ रिजर्वेशन, तो जो लेटरल एंट्रीज हैं इनको रिजर्वेशन या आरक्षण के दायरे से बाहर कैसे रखा गया है, तो इसको लेकर अगर मैं बात करूं तो रिजर्वेशन पब्लिक जॉब्स में और यूनिवर्सिटीज़ में वो बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से। अब ये 13 पॉइंट रोस्टर की जो पॉलिसी है, इसके हिसाब से कैंडिडेट्स की जो पोजीशन है रोस्टर में ऑफ ओपनिंग्स इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द कोटा परसेंटेज ऑफ देयर ग्रुप बाय 100। देखो समझना इस बात को, यहाँ पर नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, 13 पॉइंट रोस्टर याद रखना कि इसके हिसाब से रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब जैसे देखो OBC कैटेगरी के लिए कोटा कितना है, 27%, तो देयरफॉर OBC कैंडिडेट्स आर रिक्रूटेड टू एवरी 4th पोजीशन फॉर विच अ वैकेंसी अराइजेज इन अ डिपार्टमेंट और कैडर, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 27 आप जैसे ही करेंगे तो आपको 3.7 मिलेगा। यानी कि अगर 4 पद हैं तो उनमें से एक पद OBC के लिए होगा, ठीक है, एक पद जो है वो OBC का कोटा उसमें होगा, 4 में से एक, ठीक। इसी तरीके से अगर SC कैंडिडेट्स की बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो उसके लिए 15% रिजर्वेशन होता है, तो 15% रिजर्वेशन का मतलब हो गया 100 डिवाइडेड बाय 15 विच कम्स आउट टू बी 6.66। तो उसमें क्या होगा कि हर 7वीं वैकेंसी जो है वो एक SC के द्वारा फिल की जाएगी। अगर 7 वैकेंसीज हैं तो उनमें से एक वैकेंसी जो है वो SC के लिए होगी, ठीक। अब ST कैंडिडेट जो है शेड्यूल ट्राइब्स, उनका रिजर्वेशन है 7.5%, तो 100 डिवाइडेड बाय 7.5 तो 13.33 हो गया। यानी कि हर 14वीं वैकेंसी, एवरी 14th वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय ST कैंडिडेट्स, ठीक है। लेकिन अब इसमें कैच क्या है देखो, अच्छा EWS भी देख लो, EWS का 10% रिजर्वेशन है, तो उसको 10 डिवाइडेड बाय 10 आप करोगे तो 100 हो गया। यानी कि हर 10वीं वैकेंसी जो है वो किससे फिल होगी, EWS से। अब यहाँ पर एक कैच है, देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर 3 वैकेंसी होती है तो उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि 4थी वैकेंसी से ही रिजर्वेशन होना शुरू हो रहा है OBC के लिए, ठीक है। अगर 4 ही वैकेंसी होंगी तो उसमें 3 जनरल, 1 OBC, उसमें SC ST के लिए नहीं होगी, EWS के लिए नहीं होगी, ठीक है, वो क्योंकि सिस्टम के हिसाब से नहीं बैठ रहा है फॉर्मूले के हिसाब से। अगर 7 वैकेंसी होंगी, ठीक है, तो 7 वैकेंसी में से SC के लिए तो होगी, है ना, SC के लिए होगी क्योंकि SC का मैंने बताया 15% रिजर्वेशन है, तो 7 में से एक वैकेंसी SC के लिए रिजर्व, 1 OBC के लिए, क्योंकि OBC के लिए तो हर चौथे में से एक निकलना है, तो 7 में से 1 OBC, 1 SC, और बाकी बची 5 जो है वो जनरल, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो 10 वैकेंसी है तो 10 में से 1 EWS में जाएगी, ठीक है, 1 SC में जाएगी, 2 OBC में जाएंगी, क्योंकि OBC के लिए हर 4th है, तो 4th होगी, फिर उसके बाद 8th होगी, ठीक है। तो OBC के लिए 2 जाएंगी, SC के लिए 1 जाएगी, EWS के लिए 1 जाएगी, तो कितनी हो गई 4, और बाकी बची 6, तो 6 जनरल के लिए होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो 14 वैकेंसीज हैं तो 14 में से 14th वैकेंसी, एवरी 14th वैकेंसी ST के लिए है, तो 14 में से 1 ST के लिए, SC के लिए 1, ठीक, EWS के लिए 1, OBC के लिए जाएंगी 3, और बाकी बची सारी जनरल। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि अगर कम से कम 4 वैकेंसीज होनी चाहिए, अगर 4 से कम वैकेंसीज होंगी तो रिजर्वेशन लागू नहीं होता,
इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो कि जो डीओपीटी से फाइल्स ऑब्टेन की गई हैं अंडर आरटीआई, इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ आरटीआई लगाई होगी, उसके थ्रू इनको कुछ फाइल्स मिली हैं, उसमें यह कहा गया है कि इन अ सिंगल पोस्ट कैडर रिजर्वेशन डज नॉट अप्लाई। यानी कि अगर कोई सिंगल पोस्ट के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है तो उस पर रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कम से कम 4 पद होने चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, तभी जाके रिजर्वेशन लागू होगा। ठीक है, और सिंस ईच पोस्ट टू बी फिल्ड अंडर दिस स्कीम लेटरल एंट्री इज अ सिंगल पोस्ट, तो रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब 2019 के 14 जून को ये रिपोर्ट किया गया था, क्योंकि लेटरल एंट्री के अंतर्गत जो भी पोजीशन या जो भी पोस्ट या जो भी पद भरे जाते हैं वो सिंगल पोस्ट होती है। ठीक है, इसीलिए सिंगल पोस्ट होने की वजह से रिजर्वेशन जो है उस पर लागू नहीं होता। अब जैसे अभी जो करंट यहाँ पर राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट है, उसमें मैंने आपको बताया कि टोटल 45 ओपनिंग्स है ना, 24 मंत्रालय के लिए टोटल 45 ओपनिंग्स हैं। अगर इनको आप एक सिंगल ग्रुप के रूप में कंसिडर करते तो 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से 6 वैकेंसीज जो है वो एससी के लिए होती, क्योंकि हर 7वीं वैकेंसी एससी की होनी है, तो 6 वैकेंसी एससी की होती। हर 14th वैकेंसी जो है वो एसटी की होनी है, तो 3 वैकेंसी एसटी की होती। ठीक, 12 ओबीसी के लिए होती, क्योंकि हर चौथी ओबीसी के लिए होनी है, तो 12 ओबीसी के लिए होती, और 4 जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए होती, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए हर 10 में से एक होनी है। ठीक है, तो एक ईडब्ल्यूएस की होती, 4 सॉरी। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये सारे का सारा सिंगल ग्रुप के रूप में कंसिडर नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं इनको हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एडवर्टाइज किया गया है, और इसी हिसाब से अगर हम समझें तो ये सारी की सारी जो है दीज आर सिंगल पोस्ट वैकेंसीज, और सिंगल पोस्ट वैकेंसी होने की वजह से ये जो है रिजर्वेशन की पॉलिसी को बाईपास करते हैं, इसलिए इसमें रिजर्वेशन जो है वो लागू नहीं है। आई होप आप बात समझ गए। अब ये सिस्टम सरकार ने ऐसा बनाया हुआ है तो इस पर हम कुछ कर नहीं सकते, बट द थिंग इज कि क्यों नहीं लागू होता। ठीक है, सिंगल पोस्ट का जो मतलब ये होता है रिक्रूटमेंट, उसमें रिजर्वेशन क्यों लागू नहीं होता वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। क्लियर है? आई होप क्लियर है बात। ठीक है, चलो। और बाकी विपक्ष जो है वो इसको लेकर, जैसे राहुल गांधी तो कई बार इस तरीके की बात करते रहे हैं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो हमारे देश की जो टॉप पोस्ट हैं वहाँ पर उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है, और लेटरल एंट्री से उनको और ज़्यादा दूर किया जा रहा है। फिर मायावती ने भी यहाँ पर कहा है कि अगर एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरीज़ के लोगों को अगर अपॉइंटमेंट्स नहीं दिया जाता उनके कोटे के हिसाब से तो ये संविधान का डायरेक्ट वायलेशन है। बाकी सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह का तो ये कहना ही है कि लेटरल एंट्री का जो एम है वो यही है कि फ्रेश टैलेंट को लाया जाए और मैन पावर की जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, और ये बेसिकली जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उनका एक तरीके से सप्लीमेंट है, नॉट द रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके की बातें हो रही हैं, बट मैंने आपको जो यहाँ पर पूरा का पूरा कोर इशू था और क्यों ये रिजर्वेशन इस पर लागू नहीं होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, इसके बाद हम ये वाला आर्टिकल का थोड़ा सा जो डेटा है वो देख लेते हैं, हाउ इंडियन अमेरिकन्स कंट्रीब्यूट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी ये बताया था कि 5.1 मिलियन इंडियन अमेरिकन्स जो हैं वो इंडियन डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से ऐसे भी हैं जो भारत में पैदा हुए हैं या अमेरिका में पैदा हुए हैं। द इंडियन डायस्पोरा इन द यूएस मेक्स अप ओनली 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन का सिर्फ 1.5% है इंडियन डायस्पोरा। इसके बाद अमेरिका में जो 648 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं उनमें से 72 यानी कि 72 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को इंडियन माइग्रेंट्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स की जो कलेक्टिव वैल्यू है वो 195 कलेक्टिव वैल्यूएशन जो है वो 195 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, और 55,000 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है। इसके बाद यूएस के 60% से ज़्यादा होटल जो हैं वो इंडियन अमेरिकन्स के द्वारा ओन किए गए हैं। ये होटल जो है वो 700 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू, 700 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं, और 4 मिलियन जॉब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि 45% जो है वो यूएस में 2010 के बाद रिक्रूट हुए हैं, और 30% जो है वो 2000 सन से पहले रिक्रूटमेंट हुआ है। पॉपुलेशन जो है वो न्यूयॉर्क स्टेट और कैलिफोर्निया में कंसनट्रेटेड है। ये बातें हम लोगों ने पहले भी की हैं। इसके बाद 35 से 50% की अगर हम बात करें कि जो यूएस में कन्वीनियंस स्टोर्स हैं
वो इंडियन अमेरिकन्स के द्वारा ओन किए गए हैं और वो लगभग हर साल 350 से लेकर 490 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 300 बिलियन डॉलर जो है वो टैक्स रेवेन्यूज़ के रूप में कंट्रीब्यूट किया जाता है इंडियन अमेरिकन्स के द्वारा, ऑन टॉप ऑफ $370 टू $460 बिलियन इन एनुअल स्पेंडिंग। ठीक है, इतना ये लोग वहाँ पर खर्च करते हैं, इतना टैक्स देते हैं, तो इससे भी वहाँ का इकोनॉमिक वेव जो है वो बढ़ रही है। इसके बाद ये लिखा गया है कि 2023 में जितने भी जनरल पब्लिकेशंस हुए हैं उनमें से 13% दे आर को ऑथर्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन इन द यूएस, अप फ्रॉम 11%। पहले 11% हुआ करता था 2011 में, लेकिन इनकी संख्या बढ़ के अब 2023 में 13% हो गई है कि जितने जर्नल्स वगैरह पब्लिश होते हैं उसके को ऑथर्स जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं। इसके बाद ये बताया गया है कि 50 में से 35 कॉलेज जो यूएस में हैं उनमें लीडरशिप रैंक्स में इंडियन अमेरिकन्स हैं, इंक्लूडिंग रोल्स लाइक डीन्स, चांसलर्स, प्रोवोस्ट एंड डायरेक्टर्स ऑफ कॉलेज, वो भी इंडियंस हैं। इसके बाद स्पेलिंग बी विनर आपने एक सीरियल शायद देखा होगा जिसमें बहुत टफ वर्ड दिया जाता है और उसकी स्पेलिंग आपको बिल्कुल सही बतानी होती है। तो स्पेलिंग बी विनर जो हैं 2000 सन से अगर हम बात करें तो 28 आउट ऑफ 34 वो इंडियन ओरिजिन के हैं। इसके बाद 3 बिलियन जो है वो डोनेट किया गया है इंडियन अमेरिकन्स के द्वारा यूएस यूनिवर्सिटीज़ को सिंस 2008, और 1.5 से लेकर $2 बिलियन एनुअली इंडियन अमेरिकन्स के द्वारा जो है वो चैरिटी में, दान में भी वहाँ पर दिया जाता है। तो ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन है इंडियन अमेरिकन्स का टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये हमने कुछ दिनों पहले भी एक आर्टिकल के रूप में पूरा देखा था, बट यहाँ पर इस तरीके से डेटा के रूप में दिया गया तो वो भी हमने देख लिया। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग ये वाले आर्टिकल के ऊपर आएंगे। ये लास्ट आर्टिकल ही है आज का। इस आर्टिकल में बात की गई है राइजिंग डिमांड, स्टैग्नेंट आउटपुट पुशेस ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी बियॉन्ड 88%। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा है कि भारत की जो रिलायंस है, यानी कि भारत की जो निर्भरता है, यहाँ पर रिलायंस का मतलब वो रिलायंस कंपनी से नहीं है, रिलायंस का मतलब है यहाँ पर निर्भरता। भारत की जो निर्भरता है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के ऊपर, यानी कि जो आयातित कच्चा तेल है उसके ऊपर भारत की जो निर्भरता है अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड को पूरा करने के लिए, ये इस साल के शुरुआती 4 महीनों में यानी कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक 88% तक से ज़्यादा पहुंच गई है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्यूल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए एक तो डिमांड बढ़ रही है और साथ ही साथ हमारे देश में जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। कंट्री का जो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी है अप्रैल टू जून जुलाई में वो 88.3% हो गई है, और पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो वो 87.8% थी, और पिछले अगर फुल फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं तो भी उससे ज़्यादा है। देखो 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 23-24 की अगर हम साल की बात करें तो 87.8 है, और पिछले साल का जो अप्रैल टू जुलाई था उसमें भी उतना ही है लगभग 87.8, लेकिन इस साल अप्रैल टू जुलाई में 88.3 हो गया है। तो ऑयल डिपेंडेंट जो हमारी इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के ऊपर जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और ये डेटा बेसिकली ऑयल मिनिस्ट्री के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल ने दिया है। इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है ये धीमे धीमे बढ़ रही है, लीडिंग टू एन हायर ऑयल इंपोर्ट्स एंड इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड। तो इससे हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है और हमारी जो डिपेंडेंस या निर्भरता है इंपोर्टेड क्रूड के ऊपर वो बढ़ती जा रही है। रिलायंस ऑन इंपोर्टेड ऑयल हैज़ बीन ग्रोइंग कंटिन्यूसली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों से लगातार ये हमारी जो निर्भरता है इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर वो बढ़ती जा रही है, एक्सेप्ट इन FY21 यानी कि 2020-21 में थोड़ा सा कम थी क्योंकि उस समय कोविड था। तो कोविड की वजह से आप चाहे इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें या ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड था लॉकडाउन वगैरह की वजह से, तो इसलिए डिमांड थोड़ा सा कम थी। बट अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर भी देखें तो आप देख सकते हैं कि 18-19 से ही लगातार 18-19, 19-20, 20-21, 22-23 है ना, 21-22, 22-23, 23-24 लगातार ये लगभग बढ़ ही रहा है। ठीक है, सिर्फ FY21 में यानी कि 20-21 में थोड़ा सा कम हुआ था, उसके पीछे रीज़न वही मैंने आपको बताया कि कोविड की वजह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह लिखा गया है कि कंट्री का जो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो वही डेटा बताया गया है इसमें भी कि
FY24 में 87.8 है, 23 में 87.4, 22 में 85.5, 21 में 84.4। ठीक है, वही सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है। अब देखो, जो इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी इतनी ज़्यादा निर्भरता है, ये इंडियन इकोनॉमी को वल्नरेबल बनाता है टू द ग्लोबल ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम ऑयल, इम्पोर्टेड ऑयल के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर होंगे और अगर ग्लोबल मार्केट में प्राइस, ऑयल के प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होते हैं, अगर बढ़ जाते हैं, अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो उससे हमारा इकोनॉमी प्रभावित होगी, है ना। साथ ही साथ कंट्री का जो ट्रेड डेफिसिट है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हम अगर बाहर से इतना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। और हम इतना तेल बाहर से ख़रीद रहे हैं, डॉलर्स में ख़रीदेंगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पर भी असर पड़ेगा, वो भी कम होगा। रुपये का जो एक्सचेंज रेट है उस पर असर पड़ेगा। बाहर से इतना तेल खरीद रहे हैं और अगर महंगा तेल खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन, ऑब्वियस सी बात है कि अगर तेल महंगा होगा तो उसको लेकर पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के ऊपर असर पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के ऊपर असर पड़ेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि एवरीथिंग, ठीक है, चाहे आपके फल, सब्जियां, दूध, जो भी है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन से इधर उधर आता जाता है वो सब अब महंगा हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है, सरकार ये चाहती है कि भारत की जो निर्भरता है वो इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल के ऊपर कम की जाए, लेकिन स्लगिश डोमेस्टिक आउटपुट, है ना, एक तो जो हमारा डोमेस्टिक ऑयल का आउटपुट है वो कम हो रहा है, और दूसरा जो ग्रोइंग डिमांड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो बढ़ती जा रही है, वो लगातार बढ़ रही है। तो इसकी वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा, जो सरकार की मंशा है वो हो नहीं पा रही है। इसके बाद ये लिखा है कि 2015 में सरकार ने एक टारगेट रखा था कि 2022 तक भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है, ऑयल इंपोर्ट के ऊपर जो निर्भरता है उसको 67% तक लाया जाएगा। 2013-14 में ये 77% के आसपास हुआ करती थी, तो सरकार ने ये टारगेट रखा था कि इसको हम कम करके 67% तक लेके आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद ये जो डिपेंडेंसी या निर्भरता है ये लगातार बढ़ती ही चली गई है। कटिंग कॉस्टली ऑयल इंपोर्ट्स कंटिन्यूज़ टू बी अ की फोकस एरिया फॉर द गवर्नमेंट। ये सरकार का अभी भी एक फोकस है कि जो ऑयल इंपोर्ट्स है, ठीक है, कॉस्टली ऑयल इंपोर्ट है, उसको कम करना। और उसके लिए सरकार ने कुछ पॉलिसीज़, मेजर्स भी उठाए हैं, जैसे कि इंडिया में जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर है उसको इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है, ताकि अगर हमारे देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन होने लगे तो फिर हमें इंपोर्ट कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और सरकार ने कुछ और भी चीज़ों को लेकर भी पुश किया है, जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर, ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर पुश किया है, बायोफ्यूल्स को लेकर पुश किया है, ठीक है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज़ के लिए ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का भी जो है वो डेवलपमेंट चल रहा है। और पिछले कुछ सालों में सरकार ने जो है ये भी एफर्ट्स किए हैं टू रेज द डोमेस्टिक क्रूड ऑयल आउटपुट बाय मेकिंग एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मोर ल्यूक्रेटिव एंड ओपनिंग वास्ट एक्रिएजेस फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। तो ये भी किया है कि क्रूड ऑयल के आउटपुट को बढ़ाने के लिए कि जो एक्सप्लोरेशन है और जो प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने की, ल्यूक्रेटिव बनाने की कोशिश की है, और काफ़ी बड़े एरिया को ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन किया है। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अडॉप्शन में भी अगर हम बात करें तो वो भी हालांकि थोड़ा सा बड़ा है। कन्वेंशनल फ्यूल के साथ बायोफ्यूल्स की जो ब्लेंडिंग है वो भी थोड़ा सा बड़ी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो पेट्रोलियम डिमांड है ना, जो बढ़ती हुई पेट्रोलियम डिमांड है उसको वो कम कर सके। थोड़ा बहुत वो चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है, मतलब कन्वेंशनल फ्यूल के साथ जो बायोफ्यूल्स है उसकी ब्लेंडिंग भी हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी लोग जा रहे हैं, बट उनसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। द कंप्यूटेशन ऑफ द लेवल ऑफ ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंसी is based on the domestic consumption of petroleum products and excludes the petroleum product exports as those volumes do not represent India's demand। अब ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी का लेवल कंप्यूट किया जाता है, मतलब जो कैलकुलेट किया जाता है, वो किस आधार पर किया जाता है। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है सिर्फ उसके आधार पर, क्योंकि हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं वो उसमें नहीं लेते, क्योंकि वो इंडिया की डिमांड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हालांकि भारत की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, हम लोग कच्चा तेल लाते हैं फिर उसको रिफ़ाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, खुद भी यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं,
तो 257 मिलियन टन्स की हमारी जो है वो रिफाइनिंग कैपेसिटी है पर एनम। और भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है किसका, क्रूड ऑयल का, और वन ऑफ इट्स टॉप इम्पोर्टर भी है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि हम फ्यूल्स के और बाकी अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नेट एक्सपोर्टर हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जो रिफाइंड फ्यूल्स हैं हम उनको बेचते हैं, ठीक है, लेकिन क्रूड ऑयल हमारे पास नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट है इंडिया से वो परमिटेड नहीं है। भारत से आप क्रूड ऑयल या कच्चे तेल को आप निर्यात या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कच्चा तेल तो खैर हमारे पास है ही नहीं, एक्सपोर्ट हम करेंगे कहाँ से, हमें तो खुद ही ज़रूरत है उसकी। लेकिन ये फिर भी पॉइंट याद रखिएगा कि क्रूड ऑयल को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि हम लोग फ्यूल्स के भी, जो रिफाइंड फ्यूल्स हैं वो, और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसको भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उसके हम लोग नेट एक्सपोर्टर हैं। लेकिन क्रूड ऑयल के हम लोग बहुत बड़े इंपोर्टर हैं और थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं हम लोग क्रूड ऑयल के, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कच्चा तेल नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अगर कच्चा तेल होता तो फिर हम कुछ भी कर लेते, लेकिन डोमेस्टिक आउटपुट हमारे पास है ही नहीं कच्चे तेल का, है ना। कच्चा तेल हमारे पास नहीं है, इसलिए वो हम लेके आते हैं बाहर से, फिर उसको रिफाइन वगैरह करके हम जो फ्यूल्स हैं वो उससे बनते हैं, डीजल, पेट्रोल, ईटीएफ, है ना, जो एविएशन टरबाइन फ्यूल वगैरह होता है वो सब। और उसके बाद जो बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और उसमें हम लोग नेट एक्सपोर्टर हैं, मतलब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई, डेटा समझ में आया थोड़ा सा कि ऑयल डिपेंडेंसी बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। दूसरा, इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उस पर असर पड़ सकता है, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट है उस जो रुपये का जो एक्सचेंज रेट है या जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके ऊपर असर पड़ सकता है, इन्फ्लेशन के ऊपर असर पड़ सकता है ना। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप आपको इस बात में समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। मैं आपको वो वाला एक आर्टिकल जो मैंने बताया एग्रीकल्चर वाला, जो आइडियाज़ पेज में दिया हुआ है वो शेयर करूँगा, उसको भी एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक। चलिए, तो सेशन को फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। आप में से जो लोग मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं आईना की, उनके लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ये है कि हर महीने की अगर आप लेना चाहें तो एट लेस देन ₹2 पर डे, एक दिन के ₹2 से कम के हिसाब में 59 में आप ले सकते हैं। जुलाई मंथ की जो कंपाइल्ड पीडीएफ है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, और इसमें आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। और बाकी भी ऑप्शंस हैं, अगर आप अगले साल के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आपको 16 महीने की पीडीएफ मिल जाएगी एट ₹680। अगर आप अगले साल के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 12 महीने की पीडीएफ आपको मिल जाएगी एट ₹510। अगर आप 8 महीने की लेना चाहें तो ₹345 में ले सकते हैं, ₹345। अगर आप 4 महीने की लेना चाहें तो ₹175 में ले सकते हैं। और हर महीने की तो मैंने आपको बता ही दिया, जून की और जुलाई की इस तरीके से अवेलेबल है, और आने वाले समय में और महीनों की भी मिलती जाएंगी। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और आपने अगर हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारे आईना सीरीज़ के जो कोर्सेज़ हैं, मंथली कोर्सेज़ और इसी तरीके के 3 मंथ 6 मंथ्स के कोर्सेज़ हैं, जिसमें भी अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट ईयर के कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, और लास्ट ईयर को लेकर एक ऑप्शन हम आपको और भी दे रहे हैं कंपाइल्ड पीडीएफ्स का। जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक की कंपाइल्ड पीडीएफ्स हम आपको दे रहे हैं 12 महीने की, जो आप ₹499 में ले सकते हैं। इंग्लिश में पीडीएफ्स हैं, और पीडीएफ्स तो की तो वैलिडिटी मतलब लाइफ टाइम है, एक बार आपने डाउनलोड कर लिया तो यू कैन कीप इट फॉरएवर, आप उसका प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पीडीएफ नोट्स या जो भी कोर्सेज़ हैं, ये सारे के सारे हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है। अगर आपको कोई नहीं मिलता है किसी का लिंक, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक बार फिर से विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और अगर आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सेशंस को अगर आप चाहते हैं कि ये लंबा चलें आगे लंबे समय तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें इस UPI ID और QR कोड का इस्तेमाल करके,
ठीक है, और इसका फ़ायदा आप ही लोगों को मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट्स करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक वो ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, सपोर्ट और कंट्रीब्यूशंस हमारे साथ बनाए रखें। अच्छा, क्वेश्चंस जो मैंने आपको कल दिखाए थे उनके आंसर्स मैंने आज डिस्कस नहीं किए हैं, डेलिबरेटली नहीं किए हैं, जानबूझ के नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों ने उनके जवाब दिए हैं। ठीक है, सिर्फ आई थिंक 5-6 लोगों ने जवाब दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एक्सरसाइज में, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। फिर आप में से कुछ लोग कहते हैं कि सर आप क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते। अरे क्वेश्चन डिस्कस करके फ़ायदा क्या है जब आप लोग जवाब ही नहीं देते। इससे बढ़िया तो मैं वही करूँ कि जो लोग मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ ले रहे हैं या जो कोर्स ले रहे हैं, उनके लिए मैं पीडीएफ्स में वो क्वेश्चंस ऐड करके लास्ट में आंसर दे दूँ, बात ख़त्म। ठीक है, जिन्होंने पैसा पे किया हुआ है उनको कुछ फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि बाकी फ्री में तो यूट्यूब पर सारे क्वेश्चंस में कल मैंने आपको दिखाए 15 क्वेश्चन, और जितने भी लोगों ने सेशन देखा हो उनमें से सिर्फ 5 या 6 लोगों ने जवाब दिया है। मतलब आई डोंट नो कि वो क्वेश्चंस मैं अपने लिए लेके आया था, अपने लिए तो शायद मैं नहीं लाया था, मैं आप लोगों के लिए लाया था। आप लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों जवाब नहीं देते हैं, फिर उसके बाद हमेशा ये रोते रहेंगे 5 साल तक कि हमारा पेपर नहीं निकल रहा है। पेपर कैसे निकलेगा ऐसे में जब तक हिम्मत नहीं करोगे? तो जवाब दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके जवाब दो, तभी मैं उसके आंसर्स डिस्कस करूँगा। अगर आप नहीं दोगे जवाब तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। मैं उनके आंसर्स फिर टेलीग्राम पर डाल दूँगा, जिसको देखने होंगे वहाँ से देख लेना। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं सिंपल आंसर की डाल दूँगा वहाँ पर, वो चेक कर लेना। ठीक है, चलो, क्योंकि आप लोग करते ही ऐसा हो, आप लोग मजबूर करते हो इस चीज़ के लिए, तो क्या करें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स हमारे करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते हैं, जिसके लिए आपको ये चैनल ज्वाइन करना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल नाम से भी आप इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।